नमस्कार दोस्तों, इस प्यारी सी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सीरीज में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंप्यूटर सब्जेक्ट से जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और हम प्रश्नों के साथ साथ जितनी भी उनकी डिटेल्ड एनालिसिस है वो भी देख रहे हैं, ताकि डायरेक्टली प्रश्न आए या इनडायरेक्टली कोई प्रश्न आए तो हमको जो है जूझना ना पड़े ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर जो साथी अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इसको कवर कर लेते हैं ये पूरी सीरीज़ तो आप विश्वास मानिए आप अच्छे खासे प्रश्न कर लेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट के। ठीक है, पहली चीज़। और जो साथी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर वो अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उनका तो समझ लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन के साथ साथ आपका जो है एक दिमाग में स्ट्रक्चर बन रहा है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का आंसर कैसे दिया जाता है। देखिए, कंप्यूटर जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें आप सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे कंप्यूटर का नॉलेज ले लेंगे तभी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, नहीं। पेपर में प्रश्न सॉल्व करना और विद्वान होना दोनों अलग चीज़ है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो कि आप प्रश्न से आंसर कैसे निकालते हैं, तो उससे फोकस किया करिए। आप लोग जब भी टेस्ट सीरीज लगाया करें तो देखा करिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या जिससे थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स पता हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए और उनका बाद में एनालिसिस किया करिए। देखिए, टेस्ट के बारे में आप लोग एक बात जान लीजिए, ये क्लास से हटके है। टेस्ट तो बहुत लोग देते हैं, जितने हैं यहाँ पे, जितने भी लोग फॉर्म डालते हैं सब टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है टेस्ट का एनालिसिस करने से। जब आप टेस्ट का एनालिसिस करते हो कि हाँ मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, आप इन चीज़ों का एनालिसिस करते हो, कौन सी मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कौन से फैक्ट मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, इनका जब एनालिसिस करके आप एक इनके ऊपर वर्क करते हो कि सिली मिस्टेक नहीं करनी है, जो हमें फैक्चुअल एरर में बार बार जो फैक्ट्स को गलत कर रहा हूँ वो गलत नहीं करना है, उन फैक्ट्स को नहीं गलत करना है। जब आप टेस्ट का एनालिसिस बेहतरीन तरीके से करते हो तब टेस्ट का कोई मतलब निकलता है, तो इस पे फोकस किया करो। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं हम आज के अपने प्रश्न की ओर। ये होगी थोड़ी सी चर्चा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर या फिर प्लॉटर। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्लॉटर होता है, इतनी प्लॉटर के बारे में ये चीज़ याद रखनी, जो आपका प्लॉटर होता है ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है। क्या होता है? समझ लीजिए प्रिंटर ये बहुत बड़ा प्रिंटर होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी आप बहुत बड़े बड़े बैनर देखते हो, जो बहुत बड़े बड़े पोस्टर देखते हो, तो इन जो बहुत बड़े प्रिंट्स होते हैं उन पे जो प्रिंटिंग का काम करता है वो आपका प्लॉटर करता है। वो कौन करता है? वो काम आपका प्लॉटर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा था। प्लॉटर में क्या होता है कि कुछ यांत्रिक हिस्से भी लगे होते हैं पेन टाइप के, तो उनके माध्यम से जो डिज़ाइंस होती हैं उनको भी बनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कुल मिला के दिमाग में इतनी चीज़ें रखना कि जो बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर होते हैं जाएगा, तो वो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जो उनको प्रिंट करता है, और उस प्रिंटर का नाम क्या है? उस प्रिंटर का नाम होता है आपका प्लॉटर। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? अब यहाँ पे देखिए प्रिंटर से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो अब हम प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बता देते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, प्रिंटर के बारे में हम देखते हैं। प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर का आप इतना मतलब समझते हो, प्रिंटर मतलब जो करता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है इम्पैक्ट और दूसरे को बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में छोटा सा अंतर ये है कि जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कौन? जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये जो है पेपर पर छाप डालता है, यानी कि पेपर को डायरेक्टली टच करता है। पेपर पर क्या डालता है? पेपर पर छाप, यानी कि इम्पैक्ट इसको बोलते हैं। पेपर पर छाप या फिर इम्पैक्ट डालता है। जैसे देखिए, होता क्या है कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये डायरेक्ट, जैसे ये पेज है, इस पेज को टच करेंगे। अब इसमें का करना है तो ये का की एक इसमें ऐसे का की छाप डालेंगे, यानी कि पेपर को टच करके डायरेक्ट उस पर वो प्रतीक व वो सिंबल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो टाइप राइटर होता है, टाइप राइटर में क्या होता है, यहाँ पे पेपर रखा जाता है, यहाँ पे ऐसे 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 वर्ड्स होते हैं और टाइप किया जाता है। तो जिस वर्ड पे टाइप किया जाता है वो वर्ड यहाँ पे ऐसे एक होता है यांत्रिक हिस्सा, वो जाके पेपर पे ऐसे छाप डालता है और बाद में पीछे कार्बन लगा होता है, उसी कार्बन के माध्यम से उसमें वो चीज़ें लिख उठती हैं। तो इसी सिद्धांत पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इसी सिद्धांत पे वर्क करते हैं। यानी कि पेपर के ऊपर जैसे मान लीजिए एल करना है तो एल का उसमें कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे छाप डालेगा तो एल बनेगा। डायरेक्टली प्रिंटर को स्पर्श करते हैं। ठीक है,
जो भी ये इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, इतना डालिए। इम्पैक्ट मतलब होता है छाप डालना। जैसे आप अपने हाथ का पंजा ऐसे बालू पे रखेंगे तो आपके हाथ का छाप पड़ जाएगा ना, आप हाथ ऐसे बालू से प्रेस कर रहे हैं, तो उस सिद्धांत पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं ये आपके पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करते, या तो ये थोड़ी दूर से इंक स्प्रे कर देते हैं, इंक इस पर बन जाएगी, इंक स्प्रे कर देते हैं, या टोनर हो जाता है। टोनर जो लेज़र प्रिंटर होते हैं, टोनर और लेज़र के माध्यम से इसमें छवि बना देते हैं, या फिर तापमान के माध्यम से भी कुछ प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते हैं। तो ये डायरेक्टली याद रखना है कि ये डायरेक्ट पेपर को छूते नहीं हैं, डायरेक्ट प्रिंटर पर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, बल्कि ये जो इम्पैक्ट हैं वो डायरेक्ट प्रिंटर पेपर पर इम्पैक्ट डालते हैं। नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो पेपर पर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। आपको इतनी छोटी सी चीज़ याद रखनी है। अब और इम्पैक्ट के बारे में क्या याद रखना है? इम्पैक्ट जो है पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब जो पुराने प्रिंटर आते थे। तो इम्पैक्ट के बारे में ये भी याद रखना है कि इनमें जो क्वालिटी होती है वो पुअर क्वालिटी होती है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती इम्पैक्ट प्रिंटर की। बट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी क्वालिटी आपको हरदम बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये, इनमें यांत्रिक हिस्सों से प्रिंटिंग होती है, यानी कि ठीक है, यांत्रिक हिस्सों से क्या होती है? प्रिंटिंग होती है। तो अब जैसे और एक उदाहरण बताएं इम्पैक्ट का, जो मोहर होती है। मोहर देखिए, मोहर में पीछे बना होता है मोहर, ठीक है, जो आपके स्कूलों में बहुत जगह मोहर लगती है ना, तो उसमें ऐसे बना होता है, उसको इंक पे रखा जाता है, फिर पेपर पे मारा जाता है, पेपर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है ना, तब प्रिंट होती हैं। सेम ऐसे ही होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और जो आजकल हम लोग आप लोग जनरली प्रिंटर देखते हैं, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, जो लेज़र होते हैं, वो सारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली पेपर को, जो इंक वाला होता है उसमें क्या होता है, कार्टेज होता है, वो ऐसे स्प्रे कर देता है पेपर के ऊपर, तो चीज़ें बन जाती हैं। हर लेटर उस प्रिंटर के जो कार्टेज में बना नहीं होता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है बस डायरेक्टली, कि इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट क्या है, और क्या याद रखना है, और याद रखनी है कि नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, ये आवाज़ नहीं करता। आवाज़ करता भी है तो बहुत कम, आवाज़ कम करते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ठीक है। इनसे शोर आता है, जहाँ पे ये प्रिंटर चलते रहते हैं वहाँ पे क्या आता है, इनसे शोर आता है। और उदाहरण भी बता दें, उदाहरण से पूछा जाता है कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। तो जैसे उदाहरण आप याद रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का जो उदाहरण है याद रखिएगा, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक नाम आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि डेजी व्हील, डेजी व्हील। अच्छा, डेजी व्हील के बारे में याद ये रखना है कि डेजी व्हील जो प्रिंटर होते हैं ये केवल टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, केवल टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। ग्राफिक्स यानी कि कोई आपको इमेज फाइल प्रिंट करनी है तो डेजी व्हील प्रिंटर वो नहीं प्रिंट कर पाएंगे। और आपके होते हैं ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये 2-3 नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। किससे रिलेटेड हैं ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अब आप कहेंगे कि इम्पैक्ट अगर हम पढ़ लिए तो नॉन इम्पैक्ट का भी कुछ उदाहरण में बता दीजिए। तो नॉन इम्पैक्ट के आपके उदाहरण हैं, जैसे लोग लेज़र प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर हो गए, जो आपके इंकजेट प्रिंटर हो गए, ठीक है। वर्तमान में जो भी आप प्रिंटर देखते हो वो ना, वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट ही हैं लगभग। उसके बाद थर्मल प्रिंटर हो गए। लेज़र और इंकजेट, पता है लेज़र इंकजेट में आप बाहर से डिफरेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इंकजेट होता है इसमें जो है आपकी इंक होती है, लिक्विड इंक का यूज होता है। लेज़र जो प्रिंटर होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें टोनर का यूज होता है, ठीक है, टोनर का यूज होता है। और इंकजेट में क्या होता है, यूज इंक का, लिक्विड इंक का। तो जिसमें देखा करिए प्रिंटर में जो अगल बगल उसमें कहीं पे ना कहीं पे इंक का टैंक लगा होता है, तो वो आपका क्या होता है, वो इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर जो, जैसे आप एटीएम में गए हो, एटीएम में जो छोटी सी रसीद निकलती है पैसा निकालने के बाद, या जो बस वगैरह का टिकट काटते हैं, जो छोटी सी मशीन होती है और उसमें ऐसे पतली सी पर्ची टाइप की निकलती है, उस टाइप को जो छोटे वाले मशीन में जो प्रिंटर होते हैं ये छोटे वाले, ठीक है, ये थर्मल प्रिंटर होते हैं लगभग। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इनका एक इसमें याद करना है कि इसमें एक विशेष पेपर होता है, और उस विशेष पेपर पर जो है तापमान के माध्यम से, यानी कि टेम्परेचर के माध्यम से टेम्परेचर को रेगुलेट करके उस पर क्या किया जाता है, उस पर प्रिंटिंग की जाती है। ये आपके थर्मल प्रिंटर होते हैं। जितनी भी आप छोटी मशीनें देखें, रसीद वाली से छोटी सी होती है, जो भी बस का टिकट निकाल रहा है या फिर एटीएम में जा रहे हैं वहाँ से भी वो स्पेशल टाइप का जो है स्लिप करने वाला पेपर नहीं निकलता पतला सा, तो उन सब में जो है थर्मल जो प्रिंटर होते हैं वही प्रिंटिंग का काम करते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने आपको बता दी, ठीक है। जो भी आगे मिलेगी उसको ऐड ऑन करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अब इम्पैक्ट मतलब नहीं है तो वो नॉन इम्पैक्ट होगा। तो इसमें देखिए ड्रम प्रिंटर हमने अभी बताया, ये क्या है, ड्रम प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर हमने क्या बताया, हमने डॉट मैट्रिक्स बताया। तो हमने बोला कि डॉट मैट्रिक्स ये क्या होता है, ये आपका जो है इम्पैक्ट है। ये भी क्या है,
ये भी इम्पैक्ट है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर और डेजी व्हील भी इम्पैक्ट है, लेकिन वो जो हमारा इंकजेट है ये क्या है, इंकजेट हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एसएसडी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका पूर्ण नाम क्या है। क्वेश्चन कई बार हम पढ़ चुके हैं तो अब आज इसको नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताइएगा, लिखिएगा एसएसडी और उसके आगे लिखिएगा उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कई बार पढ़े हैं, क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया तो वो रिपीट हो जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं प्रोसेसर के किस भाग में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप फिर जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, क्योंकि थोड़ी सी कुछ नई चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो आपका होता है सीपीयू ना, सीपीयू बेसिकली आपके प्रोसेसर, सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसर ही है आपका, मतलब उसमें कई सारे हिस्से होते हैं, उसमें प्रोसेसर होता है, ठीक है। जो सीपीयू होता है, सीपीयू में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो उसमें मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, वो प्रोसेसर ही होती है। अब आपको याद रखना है, आपका जो सीपीयू है, सीपीयू में कई सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, आपको पता है ना, कई सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, पता है कि नहीं। अब हार्डवेयर आप बोलेंगे कि नहीं, बताइए। हार्डवेयर या फिर समझिए कि सीपीयू के कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि कुछ उसमें हार्डवेयर, देखिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं सीपीयू के। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका एएलयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद आपकी बसेस हो गई, क्या होती हैं बसेस अभी हम समझाएंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर हो गया, हमने आपको रजिस्टर के बारे में भी बताया था। आपके प्रोग्राम काउंटर हो गए, प्रोग्राम काउंटर क्या है अभी आप बोलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। ये सारे चीज़ें होते हैं यूट्यूब के सीपीयू के आपके हिस्से हो गए। अब इनमें जिन हिस्सों के बारे में आप नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है एएलयू के बारे में, ठीक है। रजिस्टर के बारे में भी पढ़ा है, रजिस्टर क्या है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में होती है, सीपीयू के अंदर। बसेस क्या है और प्रोग्राम काउंटर क्या है। तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में सबसे, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीसी। ये होता क्या है, तो याद रखना है कि अगला, जैसे सीपीयू में बहुत सारे सीपीयू को काम करने हैं ना, तो अब हम उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, कई सारी क्या होते हैं प्रोसेस जो है हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। अब उन प्रोसेस में अगला आने वाला काम क्या होगा, जैसे आपका टाइम टेबल है कि मैं पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पढ़ूंगा, ज्योग्राफी के बाद मैं डीआई लगाऊंगा, डीआई लगाने के बाद मैं यूपी स्पेशल। तो ये अगला काम कौन सा करना है ये आप डिसाइड करते हो ना। तो वैसे ही सीपीयू में ये डिसाइड करने के लिए कि अब आगे किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसको ये याद रखता है कि अगला कौन सा काम है, उस चीज़ को ये याद रखना है। यानी कि अगला, इसको लिख लीजिएगा आप कि अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है, ये याद रखता है। कौन याद रखता है, तो ये याद रखता है आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अब बसेस, प्रोग्राम काउंटर आप समझ गए। अब बसेस के बारे में पढ़ा देते हैं कि बसेस क्या है, उसके बाद हम फिर अपने मेन चीज़ पे आएंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, ध्यान से पढ़ते चलिए। बसेस के बारे में इतना याद रखिए कि जैसे जो आपका सीपीयू होता है, जो आपका सीपीयू है, क्या है आपका ये सीपीयू। चलिए बसेस के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। नहीं, थोड़ी सी चीज़ समझ लीजिए बसेस क्या है। जैसे सीपीयू होता है ना, सीपीयू में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, इसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, बहुत सारे कंपोनेंट, बाहर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से यूएसबी के माध्यम से भी कुछ कंपोनेंट जोड़े जाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स को जो जोड़ रहा है, ये जो तार हैं, ये जो रास्ते हैं जहाँ से डेटा क्या हो रहा है, जहाँ से डेटा आ जा रहा है, ये जो तार हैं, तो इन्हीं सभी तारें और जो तार हैं, जो रास्ते हैं जहाँ से डेटा आता जाता है, उसको बोला जाता है बस, ठीक है, उसको बोला जाता है बस। तो ये अगर आपसे पूछा जाए बसेस क्या हैं, तो यही ये सारे रास्ते हैं, ये सारे रास्ते और जहाँ से डेटा जो है आता है या फिर जाता है, इन सारे हिस्सों को, इन सारे रास्तों को क्या बोला जाता है, बसेस बोला जाता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम आपको वही बता रहे थे। अब देखिए ये हो गई बसेस। इसी तरीके से एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है डेटा पथ। क्या बोला जाता है, डेटा पाथ। डेटा पाथ क्या है, डेटा पाथ वो चीज़ है, वे सभी हार्डवेयर, ये याद रखना है, डेटा पाथ में वे सभी हार्डवेयर आ जाते हैं, वे सभी हार्डवेयर आ जाते हैं। धैर्यता के साथ सुनते चलिए, अभी आपका जहाँ कन्फ्यूजन होगा हम आपको बता रहे हैं, हमें पता है आप कन्फ्यूज कहाँ होंगे। डेटा पाथ होता है वे सभी हार्डवेयर जिनसे आपका होकर डेटा गुजरता है, जिनसे होकर आपका डेटा क्या होता है, गुजरता है। अब आपके अंदर कन्फ्यूजन ये आएगा, गुजरता है। अब आपके अंदर कन्फ्यूजन ये आएगा कि अभी कुछ ऐसी मिलती जुलती चीज़ आपने बताई थी, किसके बारे में, आपने बताई थी बसेस के बारे में। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इनको दोनों को ये जोड़ रहा है,
ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इनको दोनों को ये जोड़ रहा है, ठीक है। अब हम लाइन खींचेंगे रेड से, जो जोड़ रहा है ये रास्ता है ना, इन दोनों को जोड़ रहा है रास्ता, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। ये सब कंपोनेंट्स हैं कुछ ना कुछ। अब ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हम बस। इन सबको कलेक्टिव रूप से क्या बोलेंगे? बसेस। ये जो रास्ते हैं रेड वाले, अब जब इस रास्ते में जो है आपका इन कंपोनेंट्स को भी जोड़ लिया जाएगा, तब ये हो जाएगा डेटा पाथ। क्या हो जाता है? डेटा पाथ। यानी कि इसमें हार्डवेयर भी आ जाएंगे जिनसे होकर आपका डेटा गुजरता है। और बसेस क्या है? बसेस केवल वो रास्ते हैं। तो अगर डेटा पथ की बात करेंगे, डेटा पथ में आपका ALU भी आ जाएगा, बसेस भी आ जाएंगे, रजिस्टर भी आएगा, प्रोग्राम काउंटर भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी डेटा पथ में, ठीक है। यानी कि CPU का हर वो कंपोनेंट जहाँ से होकर आपका डेटा गुजर रहा है उसको डेटा पथ बोलते हैं, और जिस रास्ते पे गुजर रहा है उसको बसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बसेस बोलते हैं, बस बोलते हैं, ठीक। कलेक्टिव रूप में बस बोलेंगे, एक की चर्चा करेंगे तो उसको बस बोलेंगे, सारे को बसेस बोलेंगे। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। बेसिकली CPU के बारे में हमने पढ़ी है। यहाँ पे जो हमें समझाने की चीज़ें थी वो थी डेटा पथ। तो हमने बोला कि आपका जैसे CPU है, CPU के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ALU होता है, बसेस होता है, रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। फिर हमने बताया कि बसेस, ALU और रजिस्टर के बारे में हमने आपको पहले से बताया हुआ है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर वो चीज़ होती है जो कि CPU में याद रखती है कि अगला कौन सा काम करना है, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस करना है, वो प्रोग्राम काउंटर करता है। बस क्या है? बस हर वो रास्ता है जहाँ से होकर डेटा जाता है, डेटा को ले जाने वाला रास्ता बस है। और डेटा पाथ क्या है? हर वो कंपोनेंट जहाँ से आपका होकर डेटा गुजरता है। यानी कि ये अगर जैसे ये मान लीजिए, एक बार फिर से अगर कन्फ्यूजन हो तो लास्ट टाइम समझ लीजिए। जैसे ये दो कंपोनेंट हैं, ये दो कंपोनेंट हैं, ये दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब इनको जो जोड़ने वाला रास्ता है, ये सब रास्ते, ये बस हैं। ये क्या है? बस है। ये इनको जोड़ रहा है, ये इसको जोड़ रहा है, ये इसको, ये क्या है? बस है। लेकिन अब जब इस पूरे को हम देखेंगे तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? डेटा पथ बोलेंगे। इतना एकदम सिंपल चीज़, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? सभी ऑपरेशन करने के लिए सभी हार्डवेयर होते हैं। रजिस्टर क्या है? तो आप बोलोगे रजिस्टर क्या है, तो हम बोलेंगे रजिस्टर तो आपकी CPU मेमोरी होती है छोटी सी, ठीक है। कंट्रोलर क्या है? जो नियंत्रित करता है। डेटा पथ क्या है? तो डेटा पथ ही वो चीज़ है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में, कंप्यूटर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आपके आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? तो इन्हीं सभी हार्डवेयर्स को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? डेटा पथ बोला जाता है। और डेटा पथ के बारे में आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि ये वे सभी रास्ते हैं जिनसे होकर के आपका डेटा क्या होता है? गुजरता है। तो वो क्या होता है? आपका डेटा पथ। और जब संयुक्त रूप से देखिए, सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं। अब ये सभी मिल करके ही तो ऑपरेशन करते हैं, जितनी भी प्रोसेस होते हैं ये सब संयुक्त रूप से मिलकर ही तो सारा प्रोसेस करते हैं। CPU की ये सारे कंपोनेंट जब मिलेंगे तभी तो होगा। आपको एकदम सिंपल बताएं तो ये याद रखना है कि जब सारे कंपोनेंट्स को हम मिला देंगे तो वो आपका डेटा पथ हो जाता है CPU का, ठीक है। CPU को जब सारे कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो आपका डेटा पथ हो जाएगा। सभी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं तभी वो काम करेंगे, जब वो काम करेंगे तभी हमारा उसका औचित्य पूर्ण होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डेटा पाथ। और अन्य चीज़ें, अन्य महत्वपूर्ण जितनी चीज़ें वो भी हमने आपको बता दी। अब आज का अगला प्रश्न है कि SSD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि आपका सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस के लिए SSD हार्ड डिस्क की तुलना में धीमे होते हैं। तो हमने बोला कि SSD तो हरदम आपकी फास्ट होगी क्योंकि ये एक फ्लैश मेमोरी है, इसमें कोई यांत्रिक पार्ट नहीं होता है, ठीक है, मूविंग पार्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी SSD फास्ट होती है, हमने बताया था कल ही आपको, यानी कि ये तो हो जाएगा गलत। अगला बोल रहा है कि SSD जो होती है वो NAND आधारित फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है। अब याद करिए, कल हमने आपको बताया था फ्लैश मेमोरी के बारे में। किस चीज़ें याद आ रही हैं? फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो फ्लैश मेमोरी जो होती है ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर तकनीक पर काम करती है। किस पे काम करती है? फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर की तकनीकी पर काम करती है। इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है? तो हमने बोला इसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक विशेष तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि बिजली के झटके के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है? कैद किया जाता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की कैद जब होते हैं तो इसी फॉर्म में हमारा क्या होता है? डेटा जो है वो भी हमारा क्या होता है? सुरक्षित होता है, यानी कि डेटा भी हमारा स्टोर होता है। एकदम सिंपल तरीका हमने आपको बताया था याद करने के लिए। फिर हमने बोला था कि जो फ्लैश मेमोरी है ये दो प्रकार के लॉजिक गेट पे काम करती हैं। एक लॉजिक गेट को बोला जाता है NAND गेट और दूसरे लॉजिक गेट को बोला जाता है NOR गेट। हमने बताया कि जो आपकी NAND गेट पे जो डिवाइसेस वर्क करती हैं ये आपकी SSD होती है जिसमें कि परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी हो गई। और NOR गेट पे जो काम करती है वो जैसे आपकी जो रैम होती है, आधुनिक रैम है, वो NOR गेट पे फ्लैश मेमोरी जो बनाई जाती है वो रैम होती है। तो इसमें डेटा पर आपका क्या होता है? जैसे आपका BIOS है और फर्मवेयर है
ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं? आपके नॉर गेट पे बना जो फ्लैश मेमोरी होती है। पहले रैम के लिए ई रोम, ईपी रोम, ठीक है, ये सारी चीज़ों का, सॉरी, ईपी रोम का और ईईपी रोम का यूज़ होता था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये चीज़ें कल की क्लास में हमने आपको बताई थी। लेकिन वर्तमान में जिस रोम का यूज हो रहा है वो एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी पे आधारित होती है तथा नॉर गेट तकनीक पर वो बनाई जाती है, ठीक है। दोनों में ही आपका डेटा स्टोर होता है, लेकिन क्योंकि जो ये नॉर गेट पे जो बनाई जाती है ये बहुत महंगी होती है, तकनीकी रूप से ये बहुत महंगी होती है, ठीक है, और ये थोड़ी सी सस्ती होती है अपेक्षाकृत इनसे। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है कि नैंड गेट पे एसएसडी, पेन ड्राइव, जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं लंबे टाइम तक डेटा को स्टोर करती हैं, वो नैंड गेट पे होती हैं। और रैम जिसमें आपका बायोएस होता है, ठीक है, फर्मवेयर होता है, ये सारी चीज़ें आपके जो आपका नॉर गेट पे होती है फ्लैश मेमोरी, वो इस पे बनाई जाती है, ठीक है। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि ऐसा, इतनी सारी चीज़ें कल हमने आपको सारी चीज़ें बताई हुई थी, ठीक है, लेकिन हम सोचे कि कल फर्स्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ थी, तो हमने सोचा एक बार आपको रिवीजन करवा दिया जाए। अब हमारा आज का अगला प्रश्न, सॉरी, इसी प्रश्न का जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि एसएसडी नैंड आधारित फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, आपने कल भी बताया था और आज भी बताया, ये तो सही हो गया। लिखा है कि एसएसडी में कोई मूविंग भाग नहीं होता। हम बोलेंगे बिल्कुल, एसएसडी में मूविंग भाग नहीं होता है, सही है, जो उन्हें हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है उसी, और मूविंग पार्ट की वजह से हार्ड डिस्क थोड़ी सी कम टिकाऊ हो जाती है, लेकिन एसएसडी उससे ज़्यादा टिकाऊ होती है, ठीक है। अगला है कि एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में कम, एसएसडी जो होता है हार्ड डिस्क की तुलना में कम बिजली की खपत करती है। तो ये भी हमने कल आपको बताया था, बिल्कुल कम बिजली की खपत करती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क में छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, वो घूमती है, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एक रीड राइट हेड होता है। तो कल हमने पूरी चीज़ बताई थी आपको हार्ड डिस्क के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए कहाँ पे है दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एएलयू का प्राथमिक काम क्या है। क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं, अब कमेंट में आप लिखिएगा एएलयू, उसका लिखिएगा फुल फॉर्म और उसका मेन काम लिखिएगा, ये चीज़ आप हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कैश मेमोरी के बारे में हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, अगर आप बोले तो हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे दो मेमोरी होती हैं आपके सीपीयू में, एक होती है रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे हम दो ही की बात कर रहे हैं, ठीक है, रैम रोम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं और कैश मेमोरी की बात करेंगे। क्यों काम बात करेंगे, क्योंकि रैम रोम कई बार हम आपको रिवीजन करवा चुके हैं, रजिस्टर और कैश नहीं करवाएं, तो अभी रिवाइज करवा देते हैं। रजिस्टर के बारे में याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ये सबसे तेज होती है, जितनी भी मेमोरी होती हैं। अगर आपसे पूछे सबसे तेज कौन है तो आपकी रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद जो होती है तेज, वो आपकी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। ये आपकी हरदम सीपीयू के अंदर होगी, ये आपकी हरदम सीपीयू के अंदर होगी। कैश मेमोरी हरदम सीपीयू के अंदर नहीं होती, कभी कभी सीपीयू के अंदर होगी भी, कभी कभी होगा कि नहीं भी होगी, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है, इसका आकार बहुत छोटा कहने का मतलब है इसका आकार बिट में होता है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ऐसे इसका आकार होता है, यानी कि बहुत छोटा आकार होता है, ठीक है। कैश मेमोरी रजिस्टर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। आगे क्या ध्यान देना है, क्या ये आपका जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू और रैम के बीच में क्या करती है, बफर का काम करती है, ठीक है। रैम से तेज होती है लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है, ठीक है। हमने बताया था कि एक इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हिट के रूप में जाना जाता है। हिट क्या होता है कि जब सीपीयू कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का सीधे अनुरोध करता है तो उस डेटा को जो है आपकी कैश मेमोरी सीपीयू को प्रोवाइड करवाती है, सीपीयू में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हिट के नाम से जाना जाता है, हमने आपको ये भी बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या बस हाँ इतनी चीज़ें पढ़ी थी जो अभी हमें याद आ रही हैं, बाकी पढ़ी तो और भी चीज़ें थी, जैसे आपका, चलिए अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अब इतनी चीज़ें आपको रिवाइज करवा दी हैं, एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो रजिस्टर और कैश मेमोरी के बारे में हमने एक बार आपको क्या करवा दिया, हमने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया। अब देखते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि कैश मेमोरी के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, बिल्कुल सही बात है, रैम से तेज होती है लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है। अगला है कि कैश मेमोरी क्विक एक्सेस, देखिए यहाँ पे क्विक लिखा है, ये क्विक एक्सेस के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। सही बात है, जो क्विक एक्सेस के लिए डेटा होता है उसी के लिए इसका यूज होता है। आगे की कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है। कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर, तो हमने बोला कि सीपीयू के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, ये कथन हो जाएगा गलत। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, तो हमने बोला है कि नहीं, कैश मेमोरी आपकी वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल आपकी रोम होती है, आपकी रैम हो गई, आपकी कैश मेमोरी हो गई, आपका रजिस्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब के सब वोलेटाइल होते हैं। आपको ये बात
क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया और दूसरा ऑप्शन ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया कि नॉन वोलेटाइल लिखा है, बल्कि ये वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा हो गया सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन के लिए किसके द्वारा किए जाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न को अगर कोई पेपर में गलत करेगा, पेपर आया, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ऐसे आदमी हैं जो कि कभी भी सीरियसली पढ़ाई किए ही नहीं है, क्योंकि ये ALU के बारे में क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी में कि क्या ही अभी देखें कि कितनी बार आया हो, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ALU के बारे में आप कभी भी गलती से भी ये क्वेश्चन मत गलत करिएगा। उसका आंसर भी आप कमेंट में तो एक बार पूछ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है हमारा कि PCI का मतलब क्या है। PCI का हमें मतलब बताना है। तो PCI का मतलब हम आपको बताते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, हमने आपको बस बताया था, बस अभी हमने आपको बताया बस ना, बस क्या है, तार और जो है आपकी वो रास्ते हैं जिनसे होकर के डेटा आता है। इस बस को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी इंटरनल बस, क्या होती है आपकी इंटरनल बस, और आपकी दूसरी होती है एक्सटर्नल बस। क्या होती है दूसरी, एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस, ये दो बात याद रखनी है। चलिए, ये हो गया इंटरनल बस के बारे में। क्यों इस इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है, तो देखिए जो आपका रास्ता मदरबोर्ड के अंदर का होता है, कहाँ पे, मदर बोर्ड के अंदर, ठीक है, मदरबोर्ड के आपके अंदर जो होकर अंदर का जो रास्ता है वो इंटरनल बस है। और उसके बाहर का जो रास्ता है, मदरबोर्ड के बाहर जो एक दूसरे से कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, वो एक्सटर्नल बस में आते हैं। वो कहाँ आते हैं, वो एक्सटर्नल बस में आते हैं। अब आप कहेंगे थोड़ा समझाइए। देखिए, इसका एक होता है डेटा बस, ठीक है। अब मदरबोर्ड में जो बस होती है उसको कई हिस्सों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है डेटा बस, एक को बोला जाता है एड्रेस बस, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, रिवीजन करवाएंगे, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होगा वो रिवीजन में दूर होगा। एड्रेस बस, और अगला होता है आपका कंट्रोल बस। अगला क्या होता है, कंट्रोल बस। डेटा बस क्या है, डेटा बस है कि जिसमें डेटा आ जा रहा है, ठीक है, सीधी सी बात, डेटा चल रहा है, जिसमें डेटा चलता है। एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं हम, व्यवहारिक भाषा में। एड्रेस मतलब कि कहाँ भेजना है, एड्रेस, डेटा को कहाँ जाना है, इसके लिए जो जानकारी रखता है वो आपकी एड्रेस बस है। कंट्रोल बस का मतलब डेटा को के साथ करना क्या है, मतलब डेटा को राइट करना है, यानी कि डेटा को पढ़ना है या डेटा को लिखना है, डेटा को रीड करना है या डेटा को राइट करना है, ये काम कौन करता है, ये आपका कंट्रोल बस करती है। अब यहाँ पर तक एक बार हम आपको रिवीजन करवा दें, ठीक है। देखिए, हमने क्या बताया कि जो आपकी बस होती है, बस का मतलब तार और रास्तों का समूह हूँ जहाँ से होकर के आपका डेटा जा रहा है। हमने बोला ये समूह दो होता है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो इंटरनल जो मदरबोर्ड के अंदर है सिस्टम, और एक एक्सटर्नल जो मदरबोर्ड से बाहर जो रास्ता है वो, ठीक है। यहाँ तक समझे आप। चलिए, अब देखिए, हमने बोला कि मदरबोर्ड के अंदर जो है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, यानी कि उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक को डेटा बस बोला जाता है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। जो डेटा को कंट्रोल करे, डेटा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है वो डेटा बस है। कहाँ, सॉरी, जिसमें डेटा जा रहा है वो डेटा बस है। अब कोई होगा जो एड्रेस बताएगा, तो एड्रेस बताने वाली जो बस होती है, डेटा कहाँ जाएगा, वो एड्रेस बस होती है। जो डेटा को कंट्रोल करेगा कि डेटा में रीड करना है या राइट करना है, वो आपकी होती है कंट्रोल बस, ठीक है। उदाहरण दे, एक डिलीवरी बॉय का उदाहरण समझिए जो कि जोमेटो में है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है, जोमेटो में है। अब वो क्या करेगा, पहला काम है कि वो उसको जो है कहाँ पे वो फूड, जैसे कोई फूड है तो फूड वो ले जाएगा जिस रास्ते पे ले जाएगा फूड। जैसे मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, ये है आपका रूम, ये है आपका रूम, और यहाँ है कोई रेस्टोरेंट। अब इस रेस्टोरेंट से आपके यहाँ आएगा, तो ये जिस रास्ते से आएगा वो क्या हो गया, वो आपका हो गया डेटा बस। ये क्या हो गया आपका डेटा बस, ठीक है, जिसमें से डेटा क्या है आपका खाना इज इक्वल टू है आपका डेटा। ये बात आपको याद रखनी है, खाना बराबर क्या है आपका डेटा। तो ये जिस रास्ते पे आ रहा है ये हो गया डेटा बस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस रास्ते पे दो कंपोनेंट्स के बीच में जहाँ से आ रहा है डेटा, वो क्या होता है, वो डेटा बस होता है। उसके बाद हमने एड्रेस बताया। एड्रेस बस क्या है कि अब ये जो आपका डिलीवरी बॉय है, इसको ऐप में दिखाता है ना कि ये किस एड्रेस पे जाना है, नहीं तो ये तो आपकी जगह कहीं और सी पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। तो जो इसको एड्रेस बता रहा है वो एड्रेस बस होता है। कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल बस ये है कि जो उसका ऐप होता है उसको इसमें पता चलता है कि कहाँ से लेना है खाना और कहाँ पे देना है खाना। तो वही कहाँ पे रीड करना है डेटा, कहाँ पे राइट करना है डेटा। अब हमें लगता है आप समझ चुके होंगे। तो पूरा का पूरा आप इंटरनल जो बस है उसको समझ चुके हैं, जितना कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
कंप्यूटर दो रूप में पढ़ा जाता है, एक तो हमें पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा कि हमें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर तो हम आपको बना नहीं पाएंगे, हम आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब एक्सटर्नल डेटा बस हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल डेटा बस। एक्सटर्नल डेटा बस का मतलब है कि जो अब ये मदरबोर्ड से बाहर, आप कहेंगे मदरबोर्ड से बाहर, तो देखिए ये आपका मान लीजिए हम मदरबोर्ड बनाते थे। मदरबोर्ड देखें आप, ठीक है, जो छोटी सी प्लेट होती है जिसमें आपका समझिए जो मेन सीपीयू का प्लेट है वो, जिसमें आपका प्रोसेसर लगा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका मदरबोर्ड हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे रास्ते बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें जुड़ी होती हैं, यहाँ आपका प्रोसेसर होता है, यहाँ से ऐसे इधर इधर लाइन गई होती है, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। इसके अंदर का जो पूरा ये सिस्टम है, डेटा को ले जाने का जो रास्ता है वो इंटरनल पे आता है। अब एक्सटर्नल की कहानी यहीं से समझिएगा। एक्सटर्नल डेटा बस क्या होती है? अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई और आपका यहाँ पे कोई डिवाइस रखी है आपके, जब आप सीपीयू खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसका कैबिनेट खोलेंगे तो यहाँ पे कोई डिवाइस है, तो इसको एक तार के माध्यम से जोड़ा गया है, कोई पिन के माध्यम से यहाँ पे कुछ चीज़ों को जोड़ी गई है, कुछ पिन के माध्यम से यहाँ पे कुछ चीज़ों को जोड़ी गई है, ठीक है, कुछ पिन के माध्यम से यहाँ पे चीज़ों को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे ऐसे यूएसबी पोर्ट इसी मदरबोर्ड से टच बने होते हैं, इसमें यूएसबी पोर्ट होगा, इस यूएसबी पोर्ट से आप अपना कीबोर्ड जोड़ दे रहे हो, इस यूएसबी पोर्ट से आप अपना माउस जोड़ दे रहे हो, इस यूएसबी पोर्ट में आप अपनी पेन ड्राइव लगा दे रहे हो। तो ये सब क्या है? बाहरी कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब ये आपका जो ये बाहर वाला सिस्टम आ गया, ये इसको देखिए, अब हम रेड इंटरनल वाला लॉक कर दे रहे हैं रेड से, ये आपका इंटरनल डेटा बस होगी, ठीक है। अब इसके बाहर जो भी चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो है डेटा बस में आपकी एक्सटर्नल बस में आती हैं। किस में आती है? एक्सटर्नल बस में। अब इस एक्सटर्नल बस को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो यूएसबी वाले को अलग कर दिया जाता है, एक आपका होता है यूएसबी वाला। यूएसबी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल, जितने भी यहाँ यूएसबी पोर्ट बने होते हैं इनसे जो डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, तो ये आपका कौन सा बस कहलाती है? ये आपकी यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस कहलाती है। और किसका हिस्सा है? तो एक्सटर्नल बस का हिस्सा है। उसके बाद इसके अलावा जो भी कंपोनेंट हैं जो नॉर्मली ऐसे जुड़े हुए हैं बिना यूएसबी के, ये आपके बोले जाते हैं पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या बोला जाता है? इसको लिख लीजिएगा, पेरीफेरल कंपोनेंट एक सेकंड, इसको हम फिर से लिख देते हैं सही से। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि सही से लिखा करें, सही से लिखने की कोशिश करते हैं, राइटिंग अच्छी है ही नहीं है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप समझे कि जो बाहरी जो एक्सटर्नल बस होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। क्या, कौन से दो भाग में? तो एक पीसीआई और एक यूएसबी, पीसीआई और एक यूएसबी। अब हम फिर से पूरी चीज़ों का बहुत तेज़ी से कराएंगे रिवीजन। हमने बताया बस क्या है? वो रास्ता है जहाँ से जो है चीज़ें कनेक्ट होती है। बस क्या है? वो रास्ता है जहाँ से डेटा होकर के आता जाता है। रास्ते को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। एक इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल रास्ता। इंटरनल रास्ते का मतलब अंदर का रास्ता। कहाँ के अंदर का रास्ता? मदरबोर्ड के अंदर का रास्ता। इसको हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? आपका डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ठीक है। डेटा बस जहाँ पे डेटा चलता है, एड्रेस बस डेटा को कहाँ ले जाना है, कंट्रोल बस मतलब डेटा को रीड करना है या राइट करना है। ये हो गए आपके इंटरनल बस का, ठीक है। उसके बाद हमने बताया आपको एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस का मतलब ये जो है आपका मदरबोर्ड, इसके बाहर जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं वो आते हैं एक्सटर्नल बस में। इस बस को दो भागों में बांटा जाता है, एक पीसीआई, एक यूएसबी। जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़े वो यूएसबी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस, वो यूएसबी हो गया। उसके अलावा जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं बाहर मदरबोर्ड से, तो वो सब क्या आपके किस में आ जाते हैं? पीसीआई, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट में। अब हमने आपको सारी चीज़ें क्या की? रिवाइज भी करवा दी, बता भी दी। अब आंसर इसका बताएंगे आप। क्वेश्चन क्या है हमारा कि पीसीआई का मतलब क्या है? पेरीफेरल कम्युनिकेशन इंटरफेस आप कहेंगे बिल्कुल गलत। अगला है पेरीफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्ट आप कहेंगे बिल्कुल गलत। अगला है कि पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं ये भी गलत है, इंटरफेस लिखा हुआ है। अगला है कि पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, आप बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, इंटरकनेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है इसका राइट आंसर। अगला हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है। देखिए एसएसडी और हार्ड डिस्क की कल हमने आपको एक टेबल बनाई थी। हमने बोला था क्यों टेबल बनवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न रेगुलर आता रहता है। अब देखिए आज की क्लास में कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है। बिल्कुल सही प्रदान करता है। अगला है उसका कारण कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है, जबकि आपका हार्ड डिस्क यांत्रिक भागों में मैकेनिकल पार्ट पर निर्भर होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, यही रीज़न है। एसएसडी जो होती है वो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें ऐसी क्या होती है, प्लेट्स लगी होती हैं, डिस्क लगी होती हैं कई सारी, फिर यहाँ पे एक मोटर होती है, रोटेट करती है, यहाँ पे रीड राइट हेड होता है जो यहाँ पे डेटा लिखता पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैकेनिकल पार्ट होता है, इसमें बिजली ज़्यादा लगती है, इसका स्टोरेज जो है थोड़ी सी स्लो होती है। तो ये बातें सारी सही हैं, कल हमने चर्चा भी की थी। तो यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, हमारा कथन कारण दोनों सही है और वो उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है, जो ऐसे डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, पूछ रहा है कि इसकी भंडारण क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो हरदम आपको याद रखना है कि इसकी निर्भर नहीं करती है, इस पर याद रखना है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, ये क्षमता कभी भी निर्भर नहीं करेगी कि डिस्क की सतह में डिस्क पैक पर, ठीक है, डिस्क पैक पर, डिस्क के प्रति इंच ट्रैक पर, डिस्क की प्रति इंच बिट्स पर, डिस्क की गति पर। तो ये आपको याद रखना है, ये इन सारी चीज़ों पर निर्भर करती है डिस्क की। लेकिन ये डिस्क कितनी देर रोटेट कर रही है, इस पर भंडारण क्षमता नहीं निर्भर करती। इस पर क्या नहीं करती, इस पर भंडारण क्षमता नहीं निर्भर करती। हाँ, रोटेटिंग पे ये चीज़ जरूर निर्भर करती है कि इसकी रीड राइट जो है कितनी तेज होगी, मतलब ये कितना तेज काम करेगी, ये होता है। कितना ज़्यादा डेटा स्टोर करेगी ये इसकी गति पर नहीं होता। तो इसकी यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। इसके बारे में इतनी बातें याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली वहीं से कनेक्टेड है जब हमने आपको पढ़ाया हुआ था। क्या पढ़ाया हुआ था, हमने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जैसे आपकी जो रैम होती है, आपका सीपीयू है, सीपीयू कोई काम कर रहा है लेकिन उसको रैम खाली नहीं मिलती, तो वो एक वर्चुअल मेमोरी बना लेता है। क्या बना लेता है, वर्चुअल मेमोरी बना लेता है। अब जब वो वर्चुअल मेमोरी बनाता कहाँ पे है, आपके हार्ड डिस्क में क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी बना लेता है और उसका एज रैम के जैसे उसका क्या करने लगता है, उसका उपयोग करने लगता है रैम के जैसे। तो अब जब ये सीपीयू हार्ड डिस्क के किसी हिस्से को अपना बनाता है, क्या बनाता है, वर्चुअल मेमोरी, तो उस हिस्से को जो है एक फाइल, विशेष फाइल के रूप में सेव कर लेता है और उसी फाइल को बोला जाता है स्वैप फाइल। क्या बोला जाता है उसी फाइल को, उसी फाइल को बोला जाता है स्वैप फाइल। ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़े थे, बस यही चीज़ बची थी जो हमें पढ़नी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वैप फाइल क्या है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, तो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी। इसका राइट आंसर हो गया। सारी चीज़ें एकदम सिंपल रूप है ये, ठीक है, ये टेक्निकल नहीं है, ये सिंपल है जो कि आप समझ सकते हैं और जहां से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब प्रश्न हमारा अगला है कि सूचना की सबसे छोटी इकाई 01 है। इसको देखिए, ये आपकी सूची है, ये आपकी सूची 1 है, ठीक है, ये आपकी सूची 1 है और ये आपकी सूची 2 है। अब सूची 1 में लिखा है बिट, पहला ऑप्शन है। दूसरे में लिखा है बाइट, तीसरे में लिखा है केबी किलोबाइट, चौथे में लिखा है मेगाबाइट, पांचवें में लिखा है गीगाबाइट। और ये दूसरी सूची हम इसी को मान लेते हैं क्योंकि आपकी यहाँ पे है। अब सूची 1 और ये सूची 2 है, इसको भी आपको मिलान करना है, ठीक है। 01 8 बिट्स, 1024 बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हुई है। इसका भी क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर अच्छे से आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा होगा, बिट क्या है, बाइट क्या है, केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, सारी चीज़ें आप बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक यूज किया जाता है। हमने बोला कि पहले ये काम आपका उसमें होता था, ईपी रोम में होता था, ठीक है, ईपी रोम थी आपकी, ईपी रोम थी। लेकिन वर्तमान में जब तकनीकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है तो हमने एक नए प्रकार की रैम की खोज की है जो कि फ्लैश मेमोरी, ठीक है, जो कि फ्लैश मेमोरी की टेक्निक पर वर्क करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अब जो हमारा डेटा भंडारण हो रहा है वो फ्लैश मेमोरी में हो रहा है। और किस प्रकार की फ्लैश मेमोरी में, तो अब आप इसको बताएंगे, बताइए किस प्रकार की फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी का हमने 2 टाइप पढ़ा है, ठीक है। कौन सा 2 टाइप पढ़ा है, गेट के आधार पे। कौन सा गेट, एक नैंड गेट पे बनती है और एक नॉर गेट पे बनती है। तो जो नैंड गेट पे आपकी कौन सी बनती है, जो आपकी एसएसडी हो गई, जो आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, जो आपका एसडी कार्ड हो गया मेमोरी, ठीक है। और नॉर गेट पे कौन बनती है, तो आपकी यही जो रैम है रोम नॉर गेट पे बनती है, जिसमें कि आपका बायोस या फिर फर्मवेयर जैसे प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है। बस के बारे में अभी हमने आपको बताया, आप ध्यान से पढ़िए। एक स्टोरेज डिवाइस है, बस स्टोर करती है डेटा को, आप कहेंगे नहीं।
प्रोसेसर का एक प्रकार है, बिल्कुल ये प्रोसेसर का प्रकार नहीं है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बिल्कुल नहीं है। अगला है कि तारों का एक बंडल जो विभिन्न कंपोनेंट, विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर को ले जाता है, बिल्कुल ये जो तार होते हैं जिनके माध्यम से डेटा है, पावर है, सिग्नल है, सारी चीज़ें आपकी गति कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका तारों का जो समूह है वही क्या कहलाता है, बस कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक सिक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति देता था। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब कि हमें सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। पहले अगर उसमें मान लीजिए 10 गाने आप सेव किए हैं तो पहले पहला गाना सुनेंगे, फिर दूसरा सुनेंगे, फिर तीसरा सुनेंगे, फिर चौथा सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चौथा सुन ले। तो वो आपका कौन था, तो वो हम कल की क्लास में देखे थे, जो आपका चुंबकीय टेप होता था। इसमें क्या होता था, आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होता था, रैंडम एक्सेस नहीं होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बायोएस की भूमिका का वर्णन करता है। अब बायोएस के बारे में हमने कई बार आपको बताया हुआ है। बायोएस के बारे में बताया है कि नहीं बताया है, हम इसको कब डिस्कस किए थे, एक मिनट रुकिए तो हम आपको बताते हैं। बायोएस के बारे में हमने कब चर्चा की थी, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम लास्ट की क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन, लास्ट का मतलब 2-3 क्लास पहले और 2 बार इस पर डिस्कशन हो चुका है, तो डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बस आप आंसर दीजिएगा। लिखा है कि गतिक अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन के सृजन में इसका एप्लीकेशन बनाता है, ये नहीं बनाता। अगला है कि यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। अगला ऑप्शन है कि डेटा को ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए इसका यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगला है कि मोबाइल हस्तधारी डिवाइसों के लिए है, यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमने बताया है कई बार कि बायोएस क्या होता है, रैम में होता है। अभी इसके जस्ट ऊपर बताया जब फ्लैश रैम पढ़ा रहे थे। तो अब किस प्रकार की रैम में हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की डिवाइस ले रहे हो। बहुत महंगी डिवाइस ले रहे हो जिसमें एडवांस लेवल की मेमोरी लगी है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बेसिकली होती वो रैम ही है। अब किस टाइप की रैम है, ई रोम है, ई रोम है, या फिर आपका फ्लैश मेमोरी टाइप पे बेस्ड जो रैम है वो है, तो होता ये बायोएस कहाँ पे, रैम में स्टोर्ड है। काम क्या होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ये सभी क्या करता है, ये एक लोड होता है, और जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने तक का इसका काम होता है कि ऑन करेगा, सारे कंपोनेंट्स को देखेगा, हार्डवेयर को वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे ऑन हो रहा है, कौन कौन से काम हो रहे हैं। फिर ये रैम से आपका फाइल ढूंढेगा जिसमें आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिखने लगेगा, विंडोज 10 विंडोज़ का लोगो बन जाएगा, यहाँ तक का काम करता है। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया तो उसके बाद का सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कई बार ये चीज़ें हमने आपको बताई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, इसी के बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। याद आ रही होगी चीज़ें आपको। प्रश्न हमारा अगला है कि एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना कर ले। ये होता है PYQs का महत्व। सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा के आ गया है। देखिए दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर है। ठीक है, इसे कहते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ोगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और फिर से हम उन साथियों के लिए बोल रहे हैं जो अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, जो कंप्यूटर के लिए परेशान हैं, आप परेशान मत होइए। ठीक है, आप पहले ये क्लास कर लीजिए। अगर उसके बाद अतिरिक्त टाइम आपके पास बचता है तो हमने आपको बताइए एक बुक कौन सी बताई थी, परीक्षा धाम की। हमें जो सही लगी आप उससे कब देख सकते हैं एक बार, लेकिन पहले प्रियोरिटी आप इस क्लास को दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चन, यानी कि हमें तो जो लग रहा है कि 10-15 में से आपके ना 10 से 12 क्वेश्चन इसी से, मतलब जितना हम पढ़ा दे रहे हैं यही से आएगा। बाकी आपको नहीं संतुष्टि हो रही है क्योंकि आयोग है पूछने को तो वो कुछ भी पूछेगा। ठीक है, अगर उसका मन आ गया पूछने को तो वो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं जितना कंप्यूटर में नंबर लाएंगे वहाँ उनके बराबर आप खड़े होगे, अगर सारे पॉइंट्स को आप याद कर लेते हो। ठीक है, बाकी बार बार ये चीज़ें मत पूछा करिए कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो क्लास भी कर लीजिए, बुक भी पढ़ लीजिए। ठीक है, कम टाइम है, नहीं मैनेज हो रही तो यहाँ से भी पढ़िए। विश्वास करके आप चीज़ों को कवर करेंगे। ना विश्वास हो तो 8-10 क्लासेस देखिए और जाके कहीं पर टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जाए तो क्लास देखिए, नहीं हो रहे हैं तो फिर भाई आपका जो इच्छा वो करिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, बाकी आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई क्लास में। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी फिर से मिलते हैं, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे माध्यम से इतनी कोशिश की जा रही है कि जितना भी हो सके आपको अच्छे से बेहतरीन कंटेंट दिया जाता रहे।